वायलेंस जो है ना, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मारपीट ही होता है, अगर मारपीट होगी मेरे साथ तो ही वो वायलेंस है मेरे ऊपर। ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है कि डाउरी के बेसिस पे लड़के पे एलिगेशंस लगवाई जाती हैं एंड दैट इज़ अ क्रिमिनल चार्ज एक्चुअली। कि थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, कुछ साल पीछे, तो हम देखते थे कि दहेज के लिए जला दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने सुने हैं। उसके बाद ही ये वाले जो लॉज हैं, इतने स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं। बट अब क्या हो गया है कि अब नहीं भी होता अगर किसी के साथ, तो वाइफ उठ के एलिगेशन लगा देती है, जी डाउरी के लिए मुझे हरास किया जा रहा है। प्रीनप्स लोग साइन करवा लेते हैं ताकि वो इस हरासमेंट से बच पाए। तो वैलिड नहीं है ये। तो प्रीनप नहीं यूज़ कर सकते लाइक नहीं, कोर्ट में? नहीं। रिसेंटली हार्दिक एंड नताशा दे गॉट डिवोर्स्ड। उसमें ये था कि 50% प्रॉपर्टी आई थिंक नताशा क्लेम कर रही थी, बट बाद में पता लगा कि ऑलरेडी हार्दिक अपने मॉम के नाम सारी प्रॉपर्टी कर चुका था। क्या वाइफ एक्चुअली क्लेम कर सकती है 50% ऑफ द प्रॉपर्टी? 99% वाइफ्स जो है उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि जो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें 50% शेयर मेरा है। बट ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर वाज अ रीसेंट केस ऑफ अतुल सुभाष जिन्होंने अपनी वाइफ की वजह से सुसाइड कर ली एंड उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें हस्बैंड्स दे कमिटेड सुसाइड। हाय नेहा, वेलकम टू एलाइस टॉक्स। तो नेहा, आप एक मैट्रिमोनियल लॉयर हैं, आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स बिन मोर देन 10 years। आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं नेहा। सबसे बिजार केस आपके पास अभी तक क्या है रिलेटेड टू मैट्रिमोनी? देयर आर मैनी, बट सबसे बिजार अगर हम बात करें तो जो मैरिज थी उनकी, वो सिर्फ 2 months की थी। मतलब माई टीम, आई वॉज शॉक्ड कि इतना मतलब शॉर्ट स्पैम में ऐसा क्या हो गया कि विद इन 2 months ऑफ मैरिज दे वॉन्टेड डिवोर्स। ओके, एंड व्हाट इज द रीजन? रीज़न कुछ भी नहीं था कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं बैठ रही थी साथ में। मतलब ऐसा होता है ना कि जब व्हेन यू आर इनटू द मैरिज, तो आपको मिनिमम कोर्ट भी ये कहती है कि आप 1 साल दो अपनी शादी को। 1 साल से पहले यू कैन नॉट फाइल फॉर द डिवोर्स। अच्छा, सो इतना टाइम मिनिमम आपको देना चाहिए अपनी मैरिज को। सो ये था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी पार्टीज़ की आपस में, दोनों हस्बैंड वाइफ की। सो दे वांटेड डिवोर्स। ओके। तो कोर्ट ग्रांट करते थे नो, केस? नॉट बिफोर 1 year। नहीं होता? नो। ओके, एंड व्हाट इज द रीजन कि इतने डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं? जैसे हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? सी देयर आर मेनी रीजंस कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं। अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि विद इन अ वीक भी लोग प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए। विद इन अ वीक? विद इन अ वीक। मतलब येस्टरडे ओनली आई हैव सीन वन केस इन द कोर्ट रूम। आई वाज सिटिंग इन अ फैमिली कोर्ट, तो वहाँ पे देखा हमने केस की। दे गॉट मैरिड ऑन 19th April एंड दे गॉट सेपरेटेड ऑन 24th April, विद इन अ वीक। मतलब जज वॉज शॉक्ड, होल कोर्ट रूम वॉज शॉक्ड कि ऐसा क्या हो गया। मतलब विद इन अ वीक, मतलब दे लिव टुगेदर फॉर ओनली अ वीक, मतलब लेस देन अ वीक। सो क्या हो गया ऐसा कि जज भी एक बार के लिए तो शॉक थी। देन उनकी काउंसलिंग हुई, उनके पेरेंट्स की भी साथ में काउंसलिंग हुई कि यू रियली वांटेड योर मतलब चिल्ड्रन की वो इतनी जल्दी प्रोसीड करें डिवोर्स के लिए। मतलब एटलीस्ट यू शुड गिव एक साल तो दो आप अपने मैरिज को, कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड रहता है ये। सो बट ये था कि वो दे वर वेरी रिजिड कि हमें लेना ही है डिवोर्स। सो जज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इफ़ यू आर प्रोसीडिंग आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज, तो जज कैन ग्रांट अ डिवोर्स। तो देयर आर मेनी रीजंस कि ऐसे क्या हुआ है कि सोसाइटी ऐसे इवॉल्व हुई है कि पहले क्या होता था, इतना एक्सपोजर नहीं होता था, किसी के पास भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। अगर हम बात करें कि गर्ल्स की, तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा जो थी ये होता था कि होते भी थे डिवोर्सेस तो पता नहीं लगते थे। अब क्या है, अब इतना अवेयरनेस हो गया है, सोशल मीडिया है, ये सब है, तो अब सब कुछ पता चल रहा है सबको, सब कुछ खुल के आ रहा है सामने। और राइट्स के बारे में सबको पता है अपने, मतलब एक लड़की को पता है कि उसके पास क्या-क्या राइट है, उसके पास मेंटेनेंस का राइट है, उसके साथ अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसको उसके अगेंस्ट कैसे आवाज़ उठानी है, उसको ये पता है कि मेरे को क्या करना है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि डिवोर्सेस जो हैं वो इतनी जल्दी-जल्दी हो रहे हैं और इतने जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हैं। और एक रीज़न ये भी होता है कि पेशेंस नहीं है लोगों में कि हम थोड़ा-सा एडजस्ट करने की कोशिश करें या हम उसके लिए ट्राई भी करें। पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो एक ये भी रीज़न है। आपको लगता है ये जो लॉज बने हुए हैं इनका
कई बार मिसयूज़ नहीं होता है। डेफिनेटली होता है। तो आपके पास ऐसे केसेस हैं? हाँ, मैनी बट वी रियली कैन नॉट से, बिकॉज़ क्या होता है कि जो वाइफ साइड है वो अपनी बात बताएगी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। हाँ। व्हेन हस्बैंड कम्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वो कहेगा जी नहीं मेरे साथ हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है, बिकॉज़ वो अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कन्फ्रंट करेगा ही डेफिनिटली। सो जब तक हम नहीं देखते हैं कि प्रूफ क्या लगाए हैं साथ में, जो फाइल है उसके साथ क्या प्रूफ अटैच किए हैं वाइफ ने कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो क्या सच सच में हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब अगर ऐसा कुछ मारपीट वाला इंसिडेंट है तो क्या उसकी फोटोग्राफ्स या कोई कंप्लेन या कोई मेडिकल रिपोर्ट्स लगी हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, नॉट ओनली फिजिकल है ये मेंटल भी हो सकता है, आपका ये फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये बड़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। तो इसमें यू रियली कैन नॉट से कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही हुआ है लड़की के साथ, मतलब जो वाइफ है उसके साथ सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही हुआ है तो ही वो केस फाइल करेगी। अगर मेंटल क्रुएलिटी है, मेंटल वायलेंस है, फाइनेंशियल क्रुएलिटी है, तो उसके बेसिस पे भी डोमेस्टिक वायलेंस आप फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में हमने सुना, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, जिसमें डाउरी के बेसिस पे लड़के पे एलिगेशंस लगवाई जाती हैं एंड दैट इज़ अ क्रिमिनल चार्ज एक्चुअली। राइट, उस पे आप थोड़ा-सा दैट इज़ 498 ए आईपीसी। उसमें क्या होता है, डाउरी के एलिगेशंस बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि फॉर द सेक ऑफ डाउरी जो इन-लॉज़ हैं और हस्बैंड्स हैं, वो जो वाइफ़ है उसको मिसट्रीट करते हैं, उसका हरासमेंट करते हैं या उसके साथ मेंटल टॉर्चर करते हैं या फिज़िकल वायलेंस करते हैं। जैसे हम प्रीवियसली देखें, थोड़ा-सा पीछे हम जाते हैं, कुछ साल पीछे, तो हम देखते थे कि दहेज के लिए हमें सुनने को आते थे इंसिडेंट कि दहेज के लिए जला दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने सुने हैं, उसके बाद ही ये वाले जो लॉज़ हैं, इतने स्ट्रिक्ट लॉज़ बने हैं। बट अब क्या हो गया है कि अब नहीं भी होता अगर किसी के साथ, तो वाइफ़ उठ के एलिगेशन लगा देती है, जी डाउरी के लिए मुझे हरास किया जा रहा है। कि मेरे को तो मेरे से तो इन्होंने 10 लाख रुपए माँग लिए, मेरे ससुर ने माँग लिए 10 लाख रुपए, या मेरे पति ने माँग लिए 10 लाख रुपए। ये मेरे से डाउरी माँग रहे हैं कि आप कम डाउरी लाए हो अपने मायके से और लेकर आओ, इसलिए मुझे हरास करते हैं। उसके बेसिस पे क्या है, ये 498 ए की एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो जाती है, और ये क्या है, प्योरली क्रिमिनल नेचर है। मतलब प्योरली क्रिमिनल नेचर की एफआईआर है। तो उसमें सारे जो हैं, आपके हस्बैंड हो गया, सास हो गई, ससुर हो गया, अगर कोई देवर है, जेठ है, तो मतलब उन सब के ऊपर भी एलिगेशंस आ सकते हैं। पूरी फैमिली को पूरी ड्रैग फैमिली किया को जाता है। ड्रैग किया जाता है इसमें फिर। तो आपको लगता है प्रीनप्स इम्पोर्टेंट हैं? और प्रीनप्स की क्या वैलिडिटी है? क्योंकि हमने बहुत बार आजकल सुना है कि प्रीनप्स लोग साइन करवा लेते हैं ताकि वो इस हरासमेंट से बच पाए। मतलब अगर कल को कोई ऊँच-नीच होती है, तो वो किसी लीगैलिटीज़ में ना फँसे। तो प्रीनप्स के बारे में आप बताओ थोड़ा? प्रीनप्स देखो ऐसा है कि लोग अपनी सेफ्टी के लिए बनवा लेते हैं, बट दे आर यूजलेस, मतलब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है इंडिया में अभी तक तो प्रीनप्स नहीं। क्या होता है पहले आप वो बताओ? प्रीनप्स ये होता है कि एक एग्रीमेंट टाइप वो बनता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि जो लड़की कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, या वो अगर ये एक्स वाई जेड सामान ला रही है तो वो अपनी मर्जी से ला रही है। अगर किन्हीं केसेस में जैसे लिव इन में रह रहे हैं पार्टनर्स, तो वहाँ पे वो ये वाला एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ताकि कल को जो लड़की है वो फॉल्स रेप के चार्जेस ना लगा दे अपने पार्टनर पे, मेल पार्टनर पे। तो वो उससे बचने के लिए भी कई बार, बट इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, अभी तक ये लीगल नहीं है इंडिया में। तो वैलिड नहीं है ये। तो प्रीनप नहीं यूज़ कर सकते नहीं, कोर्ट में? नहीं, अच्छा, ओके। दे आर नॉट वैलिड इन इंडिया येट। मे बी इन कमिंग ईयर्स हो जाए इसकी वैलिडिटी, बिकॉज़ इतने सारे फॉल्स केसेस हम देख रहे हैं। सो हो सकता है आने वाले टाइम पे इसको वैलिडिटी मिल जाए, लीगल हो जाए, बट अभी तक तो नहीं है कोई वैलिडिटी। मतलब अगर आप बनवा भी लेते हो कोई एग्रीमेंट ऐसा कुछ कि लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से जी ये कार लाई है, अपनी मर्ज़ी से ये इतना सोना लाई है, अपनी मर्ज़ी से ये इतने वैल्यूएबल आइटम्स लाई है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। बट प्रीनप में ये भी होता है कि शादी हो जाती है और अगर बाद में वो सेपरेट होना चाहते हैं तो लड़की कुछ क्लेम नहीं कर सकती, जैसे एलिमनी क्लेम करते हैं। तो प्रीनप आई थिंक उस चीज़ से बचाता है। नो, प्रीनप की कोई वैलिडिटी ही नहीं है ना, वो लीगल ही नहीं है, आप उसको कोर्ट में प्रेज़ेंट ही नहीं कर सकते एग्रीमेंट को। ओके। हाँ, तो वो ऐसा, मतलब जो हिंदू लॉ है वो ओवरराइड करता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो वो आप उसमें ऐसा कोई मतलब जब आप शादी करते हो हिंदू मैरिज एक्ट में वो कवर होती है, तो उसको आप इस कंडीशंस के साथ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ओवरराइड करती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे आप बता रहे थे कि 1 हफ्ते पहले सॉरी, जो आपका लास्ट वीक केस था कोर्ट रूम में जिसमें 1 हफ्ते में डिवोर्स हो रहा था, तो उसके बाद क्या लड़की को एलिमनी मिल सकती है?
या मिलती है? नहीं, देखो वो जब म्यूचुअल डिवोर्स के लिए प्रोसीड करते हैं तो वो प्योरली दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होता है। उसमें लड़की का डिसीजन होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे नॉट इवन अ सिंगल पेनी मुझे चाहिए, मतलब एलिमनी में नहीं चाहिए कुछ भी, तो वो नहीं लेते हैं उसमें। फिर म्यूचुअल में मतलब प्योरली दोनों का डिसीजन ऐसा रहता है कि अगर लड़की कहती है कि आई वांट 5 लाख, आई वांट 10 लाख, अगर जो हस्बैंड है वो रेडी है देने के लिए, तो उसी के बेसिस पे ही फिर म्यूचुअल हम फाइल करते हैं डिवोर्स। अच्छा, और अगर नहीं होता नहीं होता तो फिर वो वन साइडेड फाइल होता है। अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है लड़की की, सपोज़ लड़की कहती है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए एलिमनी में, और अगर हस्बैंड एग्री नहीं करता उस पे, तो फिर वन साइडेड हम कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ग्राउंड जो हिंदू मैरिज एक्ट में है डिवोर्स के, लाइक प्लुरैलिटी हो गया, एडल्ट्री हो गया, डिसर्शन हो गया। इनके ग्राउंड्स पे हम फिर वन साइडेड कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करते हैं। ओके, हाँ। म्यूचुअल कभी भी होता है तो वो दोनों की मर्ज़ी से होता है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशन दोनों की म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो इसमें एलिमनी का पार्ट जो है वो डिसाइडेड होता है ऑलरेडी पार्टीज़ के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कि किसको कितना मतलब एलिमनी देना है, और हस्बैंड वो रेडी है कि नहीं पे करने के लिए। नेहा, अभी आप बता रहे थे एलिमनी के बारे में। रिसेंटली हार्दिक एंड नताशा दे गॉट डिवोर्स्ड। हार्दिक इज़ अ वेरी फेमस क्रिकेटर। एंड उसमें ये था कि 50% प्रॉपर्टी आई थिंक नताशा क्लेम कर रही थी, बट बाद में पता लगा कि ऑलरेडी हार्दिक अपने मॉम के नाम सारी प्रॉपर्टी कर चुका था। तो ये आप ब्रेक डाउन करो हमारी ऑडियंस के लिए कि इसमें क्या होता है? क्या वाइफ एक्चुअली क्लेम कर सकती है 50% ऑफ द प्रॉपर्टी? एंड ऑल्सो शिखर धवन का केस था जिसमें ही डिड नॉट गेट द चाइल्ड कस्टडी, एंड उन्होंने बहुत पोस्ट डाली थी दैट ही रियली वांट्स टू मीट हिज चाइल्ड, बट वो नहीं मिलना अलाउ कर रहा था अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये कस्टडी का भी आप थोड़ा-सा बताओ कि कस्टडी किसको मिलती है? इन हार्दिक पांड्याज़ केस ऐसा है कि एक बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में, मतलब 99% लोग, अगर हम बोलें अगर हम बात करें तो 99% वाइफ्स जो है उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि जो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें 50% शेयर मेरा है। मैं अगर उसकी लीगल हायर हूँ तो मेरा 50% शेयर है उसमें, उस प्रॉपर्टी में। बट ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उसी की प्रॉपर्टी है। अगर वो चाहता है अपनी मदर के नाम पे कर दे वो, अगर वो चाहता है वो विल के थ्रू किसी और के नाम पे कर दे, अगर वो चाहता है उसको किसी ट्रस्ट में चाहे कर दे, डोनेट कर दे, वो उसकी चॉइस है। मतलब वाइफ का जो है कोई राइट नहीं है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड के पास बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो उसकी नेट वैल्यू में जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट वर्थ कितनी है उसकी, तो उसमें वो आ जाती है चीज़ कि इसके पास इतनी-इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके हिसाब से एलिमनी मिलनी चाहिए वाइफ को। बट डायरेक्टली जो है वाइफ कभी भी क्लेम नहीं कर सकती है कि ये मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो मेरे को इसमें से 50% शेयर चाहिए। तो वो नेट वर्थ में हम क्लेम देखते हैं कि वो क्लेम हो जाती है प्रॉपर्टी, कि अगर इसके पास से सपोज 5 सीआर की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से वो कहेगी कि इसके पास 5 सीआर की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें से मुझे एलमनी अमाउंट जो चाहिए वो 2.5 सीआर चाहिए। शी कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम द प्रॉपर्टी कि मुझे ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं तो इसमें हिस्सेदार हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब वाइफ का कोई भी राइट नहीं है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली। एलिमनी में कोई परसेंटेज सेट होती है कि इतना वो क्लेम कर सकती है? नहीं, देयर इज़ नो, मतलब कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है, कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कोर्ट के लिए भी कि आप कैसे डिसाइड करोगे एलिमनी। वो टोटल डिपेंड करता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब फैक्ट्स क्या हैं केस के, उस पे डिपेंड करता है कि हस्बैंड की क्या नेटवर्थ है और वाइफ की क्या नेटवर्थ है, हस्बैंड की क्या लायबिलिटीज़ हैं, उसको कैलकुलेट करके ही कोर्ट जो है वो ध्यान में रखते हुए उसको डिसाइड करता है एलिमनी। अगर वो कंटेस्टेड केस है और दोनों फाइट कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो है, और ये है कि अगर वो म्यूचुअल है डिवोर्स, तो वो पार्टीज़ जो हैं आपस में अगेन डिसाइड करती हैं कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, और हस्बैंड जो है वो एग्री करता है, ठीक है, आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट टू माय वाइफ। ओके। एंड कस्टडी का जैसे मैं शिखर धवन का पूछ रही थी कि उनको अलाउ नहीं करा गया अपने बेटे से मिलने के लिए, और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट डाली एंड वो दिखा रहे थे कि वो कितना कीन है उनसे मिलने में, बट ही इज़ नॉट अलाउड। तो ये कस्टडी कैसे डिसाइड होती है? कस्टडी देखो ऐसे डिसाइड हुई, कस्टडी डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कस्टडी पहले 2 तरीके की होती है। एक जॉइंट कस्टडी होती है। जॉइंट कस्टडी में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के पास राइट्स रहता है कि वो उसके वेलबींग को डिसाइड करेंगे कि उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन-सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, या किस तरह की स्टडीज़ कर रहा है वो जॉइंट कस्टडी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट्स मिलके डिसाइड करते हैं, और रहता भी क्या है, बच्चा दोनों के पास रहता है, या किन्हीं-किन्हीं केसेज़ में हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ़ एक पेरेंट के पास है,
है, बट दूसरे पेरेंट को राइट है कि वो डिसाइड कर लेगा उसके लिए, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो लेगा। और एक होता है कि सिंपल कस्टडी वो एक पेरेंट के पास जाती है, या तो मदर के पास या फिर फादर के पास। अब ये डिसाइड कैसे होती है कस्टडी, ये कोर्ट बड़े सारे फैक्टर्स देखता है दोनों के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए भी और मतलब वाइफ के लिए भी, कि दोनों की एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मतलब कौन ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये देखता है कि दोनों का मेंटल स्टेटस कैसा है, कि अगर वाइफ जो मतलब जो मदर है वो अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बट अगर उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो कस्टडी उसको कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब ये एक जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें कोर्ट ध्यान में रखता है तभी डिसाइड करता है। और तीसरा फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि बच्चे का वेल-बीइंग किसमें है, ठीक है? अगर फादर के पास बहुत पैसा भी है, वो मेंटली स्ट्रांग भी है और फिज़िकली भी स्ट्रांग है, बट अगर बच्चा उसके साथ खुश ही नहीं है, तो वो फिर उसका वेल-बीइंग देखा जाएगा कि उसको ऐसा होमली एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको वहाँ पे फादर के साथ। और वैसे भी अगर बच्चा 5 साल तक जो है वो कस्टडी की जो प्रेफ़रेंस रहती है वो मदर को ही रहती है हमेशा। कोर्ट जो प्रेफ़रेंस देता है वो मदर की साइड से को ही देता है। बड़े रेयर केसेज़ में हम देखते हैं कि फादर को 5 साल से पहले कस्टडी मिलती है, जहाँ पे मदर या तो मेंटली स्ट्रांग नहीं है या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से वो नहीं टेक केयर कर सकती बच्चे की, तो फादर को कस्टडी मिलती है। 5 इयर्स तक तो 99% केसेस में कस्टडी जो है वो मदर के पास ही जाती है, बच्चा जब तक 5 साल का है। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये बड़े सारे फैक्टर्स, मतलब को ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ होती है। उसके बाद भी अगर कस्टडी एक पेरेंट के पास चली गई, उसके बाद मीटिंग राइट्स को देखती है कोर्ट, कि कौन से पेरेंट को कितना मीटिंग राइट होगा। और वो भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि बच्चे की प्रेफ़रेंस, मतलब हर चीज़ में सबसे पहले प्रेफ़रेंस जो दी जाएगी वो बच्चे की उस पे दी जाएगी, कि उसका स्कूल तो नहीं है या उसको और एक्टिविटीज़ तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो उसकी मीटिंग राइट्स हैं दूसरे पेरेंट की वो डिसाइड होंगी। ओके, ओके। मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे। आप क्रिमिनल लॉयर हैं। कई बार आपको पता होता है जो आपका क्लाइंट है दैट ही इज़ एक्चुअली गिल्टी, बट तो भी आप डिफेंड करते हो। जैसे मैं अगर निर्भया का केस लूँ, एवरीबडी न्यू व्हाट हैड हैपेंड, वो रेपिस्ट गिल्टी थे, अल्टीमेटली उनको सज़ा हुई। बट जो ये केस इतने साल स्ट्रेच किया गया, देयर वर लॉयर्स हू वर फाइटिंग टूथ एंड नेल टू प्रोटेक्ट देम। तो ये क्या मेंटालिटी होती है, अगर हमें पता भी है कि सामने वाले ने ये क्राइम करा है, बट फिर भी यू आर फाइटिंग द लॉ, यू आर फाइटिंग द अपोनेंट कि उसको बचाने के लिए। हुँ। तो ये कैसा माइंडसेट होता है लॉयर और में? एक ने बड़ी फेमस सेइंग है हमारे इसमें फील्ड में, लॉ के, कि नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन, मतलब हुँ, कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता एंड तक कि वो गिल्टी है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, अकॉर्डिंग टू द ट्रायल ऑफ द कोर्ट, कि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता, चाहे वो कितने साल बाद भी जाके प्रूव हो, चाहे वो 10 साल बाद जाके भी प्रूव हो, तो जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता ना कि पर्सन जो है वो गिल्टी है, तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने वो क्राइम नहीं किया है। हुँ, तो अब क्या है कि अगर हमें पता भी है अंदर से कि हाँ, इसने ये क्राइम किया है, बट जो एविडेंस है वो ऐसी चीज़ बोल रहे हैं कि उसमें प्रूव हो जाता है कि ये नहीं है गिल्टी, इसने ये क्राइम किया ही नहीं है। तो वी रियली कैन नॉट से कि इसके लिए हमें पता लगाने के लिए कि गिल्टी है कि नहीं, और कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए सारे एविडेंस, सारा पूरा ट्रायल चलाना पड़ता है। इसीलिए हम खड़े होते हैं, अगर कोई ऐसा भी हमारे पास केस आ जाता है कि हमें पता है कि उसने ये क्राइम किया भी है, तो इसलिए टेकअप होते हैं ऐसे केसेस। ओके। तो आप लोगों को मतलब कुछ फ़ील नहीं होता कि नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं, इट्स आवर जॉब, तो हमें करना ही है वो तो। लाइक अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई मर्डर भी आया है, मर्डर करके, और वो अगर ऐसे उसको चोटें वगैरह लगी हैं या उसको कोई सर्जरी की ज़रूरत है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करेगा ही करेगा उस टाइम, क्योंकि उसको बचाना है अपने पेशेंट को। तो ऐसे ही होता है कि हाँ, हमारे लिए भी ऐसे होता है कि हमें अपने क्लाइंट को बचाना है, इट्स आवर जॉब। तो वो कोर्ट का काम है डिसाइड करना कि वो गिल्टी है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और ट्रायल, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अभी रिसेंटली आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी एक उसमें, अम एक मतलब 104, हाँ, एक सुबह ही पढ़ रही थी आज मैं न्यूज़पेपर में, कि एक बंदा है, उसके ही इज़ 104 इयर्स ओल्ड। ओके। ओके, सो उसको हुआ था, आई थिंक 1966 में उसको एक केस में वो किया था कि ही इज़ अ मर्डरर। तो आज वो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 2025 में, आफ्टर ऑलमोस्ट 50 इयर्स, 55 इयर्स, कि ही इज़ इनोसेंट। सो तो मतलब आफ्टर स्पेंडिंग हिज हाफ ऑफ हिज लाइफ इन द प्रिजन, आज ये प्रूव हुआ है कि वो इनोसेंट है, ही इज़ नॉट गिल्टी।
तो हम ऐसे भी केसेस देखते हैं। आपको लगता है हमारा लॉ जो है वो इतना ज़्यादा जैसे हम न्यूज़पेपर्स में या हम अपनी सिविक्स की बुक्स में भी पढ़ते हैं कि अभी भी लाखों केसेस ऐसे कोर्ट में हैं जो पेंडिंग है, जिनका कोई वर्डिक्ट नहीं आया है और आगे डेट पे डेट मिलती रहती है, केसेस ड्रैग होते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रोसेस होना चाहिए कि जल्दी वर्डिक्ट आए, जल्दी केस की सुनवाई हो? क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको टालते जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद की डेट मिल जाए, इसे सालों साल लग जाता है केस को स्ट्रेच होने में। डेफ़िनिटली। कितनी बार होता है लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब जो केस में इन्वॉल्व्ड होते हैं, दे आर नो मोर, बट केस चलते रहते हैं। तो ये आपको लगता है ये हमारा ड्रॉबैक है? सी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो ट्राई कर रहा है, जैसे पॉक्सो के लिए हम बात करते हैं और हम 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस की बात करते हैं, तो कोर्ट जो है ट्राई कर रहा है। उसने बहुत सारे ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं कि जो एक टाइम फ्रेम कर दिया कि इसके अंदर-अंदर आपको ये केस डिसाइड करना है। तो कुछ-कुछ केसेस के लिए टाइम फ्रेम सेट है कि ये वाला केस जो है आपको इतने टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर डिसाइड करना ही करना है। बट क्या है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो ऐसा है कि बहुत सारी जगह जजेस की भी कमी है कि जजेस पूरे नहीं हैं। एक जजेस के ऊपर लाखों-लाखों केसेज़ हैं कि वो कैसे डिसाइड कर लेगा, ठीक है? और क्या होता है कई बार ये लॉयर्स के ऊपर भी रहता है, क्लाइंट्स के ऊपर भी रहता है। क्लाइंट्स कई बार अपीयर होना बंद कर देते हैं अपने केसेज़ में। कई बार हम देखते हैं जजेस छुट्टी पे हैं, तो वो डेट जो है वो स्ट्रेच हो गई आगे 6 महीने, ठीक है? कई बार ये होता है कि अपोज़िट काउंसिल अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से हम अपना जो इफ़ेक्टिव काम था डेट का वो हम नहीं कर पाए। अब हम विल वेट फॉर द नेक्स्ट डेट। तो वो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है स्ट्रेच होने का। तो बड़े सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ़ एक रीज़न नहीं होता कि जिसकी वजह से स्ट्रेच होगा केस। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है और इसको मतलब चेंज करना तो इतना ईज़ी नहीं है, बट स्टिल जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो ट्राई कर रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। कुछ-कुछ पर्टिकुलर सेंसिटिव केसेस जो हैं उनके लिए बना है। लेट्स सी आने वाले टाइम में आगे और बनेगा। डिवोर्स के क्या-क्या ग्राउंड्स होते हैं? There are 7 grounds in Hindu Marriage Act 1955. फर्स्ट वन इज़ एडल्ट्री, कि अगर आपका पार्टनर जो है वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। सेकंड इज़ डिसर्शन, कि डिसर्शन होता है कि फॉर मोर देन 2 इयर्स आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है विदाउट एनी रीज़न, तो एक वो ग्राउंड होता है। क्रुएलिटी होता है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी हो रही है, फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी, सेक्सुअल क्रुएलिटी, तो उसके बेसिस पे आप डिवोर्स सीक कर सकते हो, ठीक है? एंड फोर्थ वन इज़ आपके पार्टनर को कोई ऐसी डिसीज़ है, वेनरेबल डिसीज़ है, तो उसके बेसिस पे आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। और फिफ्थ रहता है आपका कन्वर्शन, अगर आपके पार्टनर ने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को, तो उसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। और एक रहता है आपका नॉट हर्ट फॉर 7 इयर्स, अगर 7 इयर्स से आपका जो पार्टनर है वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। ओके। और इन सब में अगर डिवोर्स हो रहा है, तो क्या लड़की अपना जो दहेज जिसे हम स्त्रीधन भी कहते हैं, वो क्लेम कर सकती है? ऑब्वियसली वो तो उसका राइट है। स्त्रीधन तो मतलब एक कितना वो है कि कोर्ट उसको इतना सपोर्ट करता है। पहले मैं बता दूँ आपको स्त्रीधन में आता क्या है? स्त्रीधन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो लड़की को मिली हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज या एट द टाइम ऑफ रिचुअल्स जो शादी के बाद होते हैं, जैसे मुँह दिखाए फ्रॉम इन-लॉज़ ऑल्सो? हाँ, वो सब आता है उसमें। जैसे जो लड़की है उसको मिला है उसके फादर साइड से जो भी प्रॉपर्टी मिली है, कुछ-कुछ ऐसे मतलब वैल्यूएबल आइटम्स मिले हैं, जैसे गोल्ड हो गया या एफडीज़ हो गई, ऐसे कुछ। वो तो आएगा ही आएगा स्त्रीधन में, और वो चीज़ें भी आती हैं जो उसको हस्बैंड साइड से मिली हैं। मतलब कि हस्बैंड के रिलेटिव्स ने दी हैं या उसके इन-लॉज़ ने दी हैं लड़की को एज़ अ गिफ्ट। तो वो सारा जो है वो एक्सक्लूसिव उस पे जो राइट है वो लड़की का ही है। उसमें मतलब उस चीज़ पे हस्बैंड भी नहीं क्लेम कर सकता कि ये मुझे वापस दे दो या ये मेरी चीज़ है, ये मेरे रिश्तेदारों ने दी थी, आप मुझे वापस करो। वो एक्सक्लूसिव राइट जो है वो लड़की का है उस पे। चाहे वो डाली हस्बैंड के रिलेटिव्स ने है उसको वो आइटम्स, गोल्ड के आइटम्स हैं या कुछ भी ऐसे गिफ्ट्स हैं। हुँ। तो वो उसपे तो जो उसपे एक्सक्लूसिव राइट है वो उसपे लड़की का ही है। वो क्लेम कर सकती है कोर्ट में भी कि जी ये मेरा स्त्रीधन है, ये मुझे दिलाया जाए, और कोर्ट उसको पूरा सपोर्ट करती है उस चीज़ में। तो लड़की कुछ ज़्यादा भी तो माँग सकती है। अगर जो उसको नहीं भी मिला, अगर वो बोल रही है कि मुझे इतना तोला सोना मिला है, अगर वो उसे बढ़ा के भी बोल दे तो? आप बोल देते हैं कुछ केसेस में, बट इन द एंड कोर्ट को प्रूफ चाहिए कि अगर आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं आप वो दो। तो एविडेंस पे तो चलता है कोर्ट। मैं आपको 1-2 केसेस बताती हूँ। अभी रिसेंटली हमने केस किया था लास्ट ईयर। उसमें क्या था, ये फैक्ट छुपाया गया था लड़की से। द बॉय वाज़ 14 इयर्स एल्डर टू द गर्ल, 14 इयर्स।
सो मतलब अगर गर्ल 28 की है तो द बॉय वाज़ समवेयर 42। सो इतना डिफरेंस था उनकी एज में और उनको बताया गया था कि वो सिर्फ़ 2-3 साल ही बड़ा है। बट इन एक्चुअल जब सब कुछ पता चला, शादी-वादी हुई तो पता चला कि ये तो लड़का जो है वो 14-15 इयर्स बड़ा है लड़की से। सो ये दैट वाज़ शॉकिंग। पाया कैसे जाता है फिजिकली अपीयरेंस? हाँ, तो वो फिर बोली से खुली उसके बाद कि ही वाज़ नॉट फिज़िकल मतलब सेक्सुअली कंपैटिबल भी नहीं था वो, तो ये चीज़ें फिर बाद में जाके खुली। सो ये एक होता है कि आपने इसमें हम एनलमेंट लेते हैं फिर शादी के लिए कि अगर आपने फॉल्स ग्राउंड्स पे शादी की है, कोई ऐसे फैक्ट्स बताए हैं, फॉल्स फैक्ट्स बताए हैं दूसरी ऑपोज़िट पार्टी को और उसके बेसिस पे आपने शादी की है, तो यू कैन फाइल फॉर एनलमेंट। उसमें आप डिवोर्स फाइल नहीं करते हो, उसमें आप ओके। एनलमेंट ऑफ मैरिज फाइल करते हो कि जो हमारी शादी है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये शादी कभी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि ये शादी फॉल्स फैक्ट्स पे हुई है। तो वो इसमें ऐसा था कि एक तो जो लड़का था वो 14 इयर्स एल्डर था लड़की से, इतना ज़्यादा डिफरेंस था मतलब और उसके बाद था कि वो सेक्सुअली भी कंपैटिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू हिज एज। तो ये एक बड़ा शॉकिंग केस था हमारे सामने कि ऐसा भी होता है कि अच्छा इतनी एज गैप के साथ मतलब हाँ, फिर भी हम अज़्यूम करते हैं चलो 7-8 साल, 10 साल भी हम मानते हैं बट मतलब वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था एज में दोनों के। और एक केस और था हमारे पास वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें पार्टीज़ की लड़ाई इस बात पे थी कि सुबह उठ के मोटर कौन चलाएगा? तो मतलब होल कोर्टरूम वाज़ लाफिंग जस्ट लाइक दिस ओनली कि सो जज ने इन द एंड मतलब मेडिएशन में रेफर किया तो वहाँ पे मेडिएटर ने उनको ऐसे बोला कि एक दिन तुम चलाओगे, एक दिन तुम चलाओगे तो दोनों की ड्यूटी लगाई एंड वी सॉर्टेड लाइक दिस ओनली। तो उनका डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं, 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 बट we डिवोर्स का ग्राउंड ये था कि हाँ, कौन चला? वही ऑटो कौन चलाएगा फिर उसके बाद क्या होता था कि छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाई मतलब वो स्टार्ट हुआ था मतलब इनिशियली हमें पता चला कि जो उनका वो था कि जो वो था ग्राउंड वो था कि बिल्कुल जो वजह है इसकी लड़ाई की वो ये है। मतलब मीडिएटर ने भी बहुत कोशिश करी मतलब आप देखोगे ना कोर्ट में तो ऐसे मतलब अजीब-अजीब से केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे कि वी रियली कैन नॉट से। और कोई ऐसा केस जिसमें आप पर्सनली इमोशनली इन्वेस्टेड हो कि इसको तो मैंने जिताना ही जिताना है, या फिर आपको कोई स्टोरी रिलेटेबल लगी? हाँ, वैसे तो ऐसा होता है कि हम लोग ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होते अपने केसेस से कभी भी। अगर हम इमोशनली कनेक्ट हो जाएँगे ना एक केस के साथ तो हम उसमें लीगली नहीं प्रोसीड कर सकते। फिर हम मतलब हम ध्यान ही नहीं दे पाएँगे, हमने इसमें लीगल पॉइंट पे क्या बात करनी है, अगर हम इमोशनली इतना इन्वेस्ट हो जाएँगे उसमें। और फिर क्या होगा इमोशनली अगर हम अटैच हो जाते हैं किसी केस से तो फिर वो हमारे ऊपर भी आता है कि हमारी पर्सनल लाइफ पे भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो इमोशनली कभी भी नहीं होते, वो फाइल बंद हुई हमारी, वहीं पे हमारा वो उससे कट ऑफ हो गया फिर। फिर हम जब दोबारा फाइल ओपन करेंगे तो वी सी ओनली द लीगैलिटी कि क्या है केस की। बट ए अभी रिसेंट है मेरे पास केस अभी भी वो एक मतलब एक लड़की है, उसकी 3 बेटियाँ हैं और उसका हस्बैंड जो है उसने सेकंड मैरिज भी कर लिया है। तो उसके लिए मेरे को है कि मेरे को इसको जिताना है मतलब इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए गर्ल को जो है क्लाइंट है मेरी। तो मतलब आई एम फाइटिंग वेरी हार्ड फॉर हर कि इसको तो हम करा के ही रहेंगे, पूरा जस्टिस मिलना ही चाहिए इसको। चाहे वो मैं केस प्रो बोनो करूँ, चाहे वो इतना कैपेबल नहीं है मुझे पे करने के लिए बट जो भी है बट आई एम वेरी वो है कि मेरे को इसको जिताना ही जिताना है इसको बिकॉज़ व्हेन आई सी हर कि उसकी 3-3 बेटियाँ हैं और उसका हस्बैंड इज़ लाइक कोर्ट में आता है, अपनी दूसरी वाइफ़ को लेके आता है। सो अ, वो है कि कोई इसको है ही नहीं कि मेरी पीछे वाइफ़ है या मेरी 3 बेटियाँ हैं पीछे। तो एक ये वाला केस है अभी हमारे पास रनिंग। हमारे सोसाइटी में आजकल लिव इन का बहुत ज़्यादा कल्चर बन चुका है, इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ कोर्स। तो उसके लिए कोई लॉज़ हैं हमारी कंट्री में? वैसे तो लिव इन जो है अभी लीगल है, तो उसमें लॉज़ ऐसे हैं कि जैसे फीमेल पार्टनर को अगेन उसमें दिया गया है कि एक बट आपको लिव इन प्रूव करने के लिए एक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको साथ रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 महीने साथ रहे और आपने बोल दिया जी हम तो लिव इन में हैं। ऐसे नहीं कि आपको सोसाइटी जाने कि आप लिव इन पार्टनर्स हैं या आपके जॉइंट बैंक अकाउंट्स हो या आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ होना चाहिए तो ही आप लिव इन प्रूव कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है? तो लिव इन में राइट्स क्या हैं? जैसे फीमेल पार्टनर जो है लिव इन में रिलेशनशिप में, उसके पास ये राइट है कि जैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर सकती है अपने मेल पार्टनर के साथ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप शादी करके ही डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर सकते हो। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो भी आप अपने मेल पार्टनर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस फ्रेम कर सकते हो। ठीक है? और सेम अगर उसमें ये होता है कि अगर उस लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। मतलब वो लीगल ही माना जाएगा बच्चा। ओके। हाँ, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। हम कोई लॉज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो एज़ अ वुमन सबको पता होने चाहिए हुँ। अपने?
देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो ये रहता है कि वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट, कि एक वुमेन को आफ्टर सनसेट पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरा ये है कि अब कभी भी उसकी जो लड़की है, जो वुमेन है, उसकी इंटेरोगेशन होती है या उससे कुछ भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, तो उसमें एक जो फीमेल कांस्टेबल है वो उसको अकम्पनी करेगी। कोई मेल अगर पुलिस ऑफिशियल है तो उसको एक साथ में लेडी पुलिस ऑफिशियल कंपनी करेगी, तो ही उससे इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम मैट्रिमोनियल में बात करें तो जो लड़कियों के राइट्स हैं वो आजकल मेरे ख्याल से सबको पता ही है, तो उसपे बात करते हैं तो एक तो डाउरी का होता है कि डाउरी के लिए हरास नहीं कर सकते हैं आपके इन-लॉज़ आपको, ठीक है? और दूसरा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, आपके साथ घर में क्या वायलेंस हो रहा है, ठीक है? वो किसी भी तरह का, कई बार पता ही नहीं चलता है लोगों को कि हमारे साथ वायलेंस भी हो रहा है, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं। क्योंकि वायलेंस जो है ना, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ मारपीट ही होता है, अगर मारपीट होगी मेरे साथ तो ही वो वायलेंस है मेरे ऊपर। ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, कि घरेलू हिंसा किस-किस चीज़ को कवर करता है, आपका मेंटल क्रूरैलिटी को भी कवर करता है, फाइनेंशियल क्रूरैलिटी को कवर करता है, ठीक है? फिज़िकल क्रूरैलिटी तो है ही है उसमें, ठीक है? और सेक्सुअल क्रूरैलिटी भी होता है। तो इसमें ये होता है कि अब मेंटल क्रूरैलिटी कैसे होता है कि जैसे कंटीन्यूअसली टॉन्ट करना अपनी बहू को, ठीक है? इन-लॉज़ जैसे करते हैं कि आपने कंटीन्यूअसली टॉन्ट किया, किसी भी बात को लेकर, नॉट रिलेटेड टू द डॉरी, आप किसी भी बात को लेकर कर रहे हो कंटीन्यूअसली, कुछ भी है, तो वो उसमें क्रूरैलिटी में, मेंटल क्रूरैलिटी में कवर होता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, इट्स नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल वायलेंस आप ओनली। ठीक कह रहे थे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा हाँ, कि उनके साथ ये हो रहा है। क्योंकि ताने मार बहलाने खाना तो उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल डे टू डे हमारी वो है, बट नहीं, कवर्स अंडर सोसाइटी में ये नॉर्मल माना जाता है कि सास ताने मार रही है। तो इट कवर्स अंडर क्रूरैलिटी ओनली, मेंटल क्रूरैलिटी। फाइनेंशियल क्रूरैलिटी होती है कि जैसे कई केसेस में हम देखते हैं कि सैलरी ले ली जाती है बहू की, जो है, और अगर उसकी नॉलेज के बिना उसके एटीएम कार्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी बैंक के जो एक्सेस है वो हस्बैंड के पास है, तो विदाउट हर नॉलेज वो यूज़ कर रहा है, कहीं पे भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल क्रूरैलिटी में आता है। तो ये भी है। सो सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल भी होता है, फिर सेक्सुअल भी देखते हैं हम कई केसेस में, बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें जाके सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं हस्बैंड, क्योंकि ये नहीं है, बीच में चला था कि एक लॉ बन जाए कि मार्शल रेप का लॉ बन जाए, बट वो बना नहीं। तो उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि हस्बैंड को राइट है अपनी वाइफ पे, ही कैन ट्रीट हर द वे ही वांट। अगर वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शी कैन सीक डिवोर्स ऑन दैट ग्राउंड, अगर सेक्सुअल क्रूरैलिटी है, बट वी कैन नॉट डिक्लेयर कि एक मार्शल रेप का एक अलग से लॉ बन जाए हस्बैंड्स के अगेंस्ट। बट आपके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? वी रियली कैन नॉट से, बिकॉज़ एक ये ना, ये बड़ी प्राइवेट चीज़ होती है कि इनसाइड द रूम क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। मतलब कोई भी पार्टी गलत क्लेम कर हाँ, सकती है। हाँ, डेफ़िनिटली। तो वो ये कि फिर वो एक और अगर मिसयूज़ करना स्टार्ट हो गए लोग, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो नेहा, आपने वुमेन राइट्स के बारे में तो बता दिया कि एक लड़की को क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देयर वाज़ अ रीसेंट केस ऑफ अतुल सुभाष, जिन्होंने अपनी वाइफ की वजह से सुसाइड कर ली, एंड उसमें उन्होंने सुसाइडल नोट में ये लिखा था दैट ही वाज़ बीइंग हरास्ड, और नोट नहीं, उन्होंने इनफैक्ट पूरी 2-3 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ हरासमेंट हो रही थी। एंड उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें हस्बैंड्स दे कमिटेड सुसाइड। तो उस केस को आप थोड़ा ब्रेक डाउन करो और बताओ, क्योंकि लड़कों के लिए ऐसे अभी कोई लॉ नहीं है। राइट। ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर केसेस, एक हस्बैंड जो है उसके ऊपर केसेस ऐसे फाइल होते हैं ना, तो एक उसको ना मेंटल उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, एक मेंटल हरासमेंट है वो अपने आप में। हुँ। अगर उसके ऊपर कोई एक केस फाइल नहीं होता, ये पूरा पैकेज में फाइल होता है, आपके ऊपर डाउरी फाइल होगा, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस फाइल होगा, आपके ऊपर मेंटेनेंस फाइल होगा, और 2-3 केसेस और उल्टे सीधे फाइल हो जाएंगे। तो ये एक पूरा उठ उठ के एक आधा केस हो तो समझ में भी आता है, इकट्ठे 4-5 केसेस आपके ऊपर कोई फाइल कर देगा तो वो अपने आप में ही मेंटल हरासमेंट है। अब क्या हम समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको डील करना है उसके साथ, क्योंकि अब ये फाइल हो गए हैं केसेस, तो उसके उसके आपको ठीक से फाइट बैक करना है और अपने डिफेंसिव केसेस जो हैं आपने वो फाइल करने हैं। तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि उसमें हस्बैंड्स क्या कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं कि हस्बैंड्स टाइमली जो है एविडेंस कलेक्ट करने शुरू करेंगे, कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसे क्रूरैलिटी हो रही है, क्योंकि सिर्फ लड़कियों के साथ क्रूरैलिटी नहीं होती है, हस्बैंड के साथ भी होती है। हुँ। जैसे हमने इस केस में देखा तो उनके साथ भी होती होगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो कभी भी अपना केस अगर ठीक से प्रूव नहीं कर पाता है कोर्ट में, तो इसीलिए लॉज़ वैसे ही ऑलरेडी जो हैं वो वाइफ्स के लिए बने हुए हैं। तो हस्बैंड अगर प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाएगा अपना केस ठीक से, अपने एविडेंस नहीं दिखा पाएगा, तो वो उसके लिए एक अलग वो मेंटल
हैरेसमेंट है, ये टॉर्चर है। और सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए भी पूरे, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड को अकेले नहीं इन्वॉल्व किया जाता, उसके मदर, फादर, सिस्टर और जो ब्रदर है कोई, उसको भी। मतलब कई केसेस में तो हम देखते हैं कि मैटरनल अंकल्स तक को भी इन्वॉल्व किया गया है केसेस में, 498 के केसेस में। तो ये एक मेंटल, इसको करने डील करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि यू हैव टू फाइट बैक जो है चीज़ें। और मतलब आपको एक सिस्टमैटिकली ही फाइट बैक करनी है, और जो आपके राइट केसेस हैं वो आपने राइट टाइम पे फाइल करने हैं उनको। तो अतुल सुभाष का आप कुछ बता सकते हो कि उनके केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली? उनके केस में यही हुआ था कि जो वाइफ़ थी, एक तो वो उसकी मेंटेनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एलिमनी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और एक जो उनका बीच में बेटा इन्वॉल्व था, उसके कस्टोडियल राइट्स को लेके काफ़ी था कि उनको मीटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर था उनके साथ। इसकी मतलब वही था कि बेसिकली वो हैंडल ही नहीं कर पाए उस मेंटल प्रेशर को, जो उन केसेस के द्वारा उनके ऊपर आया, उनकी फैमिली के ऊपर आया, उसको वो हैंडल ही नहीं कर पाए। तो क्या आदमी लोग भी मेंटेनेंस राइट मांग सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली माँग सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ओके। उसमें ईदर स्पाउस कैन क्लेम मेंटेनेंस, मतलब उसमें वाइफ़ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, तो हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। बट अगेन ये होता है कि जो हस्बैंड है और वाइफ़ है, उसके स्टेटस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन, अगर वाइफ़ बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो ही हस्बैंड क्लेम करेगा। और हस्बैंड कब क्लेम करेगा मेंटेनेंस? उन केसेस में जब उसको कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो नहीं अर्न कर सकता कुछ अमाउंट, तो ही हम केसेस देखते हैं कि उसमें हस्बैंड ने मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है। तो वो जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है। लोगों को पता नहीं होता, उसमें भी हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है इफ ही वांट्स। अगर उनका स्टेटस ऐसा है पार्टीज़ का कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी, लड़की तो पूरे 5 लाख रुपए कमा रही है और जो हस्बैंड है वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, या वो ऐसा डिसेबल है, वो अर्न नहीं कर सकता अपना डे टू डे लाइफ के लिए भी। तो उसमें उन केसेस में हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस। और ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए, जो मूवीज़ में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जाता है, क्या वैसे ही कोर्ट रूम होता है? लाइक लॉयर्स बिल्कुल वैसे ही लड़ते हैं, मिलॉद? हाँ, नहीं, नॉट रियली, ऐसा बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। मतलब अगर मूवीज़ में तो आप देखोगे कि 2-4 दिन में, हफ्ते में केस उनका पूरा नेक्स्ट हियरिंग पे आना, फाइनल डिसीजन, ऐसा नहीं होता है। एंड एक्चुअल तो जो इंडिया में तो ऐसा होता है कि मतलब सालों-साल लग जाते हैं आपको एक केस का वर्डिक्ट लेने के लिए। और जो एविडेंस भी होते हैं वो आप देखते हो कि इधर से जज चिल्ला रहा है, उधर से विटनेस चिल्ला रहा है, उधर से कोई और चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो कोर्ट रूम्स में होता है वो बड़ा मतलब बहुत ही साइलेंट तरीके से कि साइड में एविडेंस चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे एविडेंस हो रहा है किसी का। तो इट्स वेरी डिफरेंट, जो को उसमें मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं होता है। होता। नहीं, नहीं, नहीं। ओके। और हमारे कोर्ट रूम्स उतने ही मेंटेन्ड है जितने मूवीज़ में दिखाए? हाँ, बिल्कुल। इट डिपेंड ऑन द कोर्ट कि कौन-सा कोर्ट है। अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करोगे तो वो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें। अगर आप हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की बात करोगे तो उसमें दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका वो बड़ा लेटेस्ट है। तो वो पूरा एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अभी इतना नहीं है। नेहा, आजकल बहुत सारी ट्रेंडिंग टर्म्स चल रही हैं, गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ब्लैकमेलिंग। सो कैन दिस बी ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स? लाइक इसका नो, 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 दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द डिवोर्स। मतलब आप अगर डिवोर्स सीक कर रहे हो, कोर्ट में अपना पिटीशन आप तैयार करते हो, तो आप गलती से भी ये टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते हो। जज विल थ्रो क्लैरिफाई करना है, हमें लिखना होता है एक मतलब अपनी लीगल लैंग्वेज में लिखना होता है, अपनी लीगल टर्म्स में लिखना होता है उस चीज़ को। अगर हम ये वाले वर्ड्स यूज़ भी करते हैं, तो वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जज के ऊपर। आप वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, बट आपके क्लाइंट्स तो आपको बताते होंगे ना, बिल्कुल देखो मैनिपुलेट कर रहा है इसलिए मुझे डिवोर्स बट चाहिए। वी डोंट राइट दीज़ टर्म्स इन द पिटीशन। वो हम अपनी लीगल उसमें लैंग्वेज में लिखते हैं इन चीज़ों को, तो बिकॉज़ ये वाली टर्म्स जो हैं ये कोर्ट में नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ पे जुवेनाइल के लिए क्या सज़ा है? क्योंकि हमने बहुत सारे अभी रिसेंट टाइम्स में देखे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस, जिसमें वो अंडर एज ड्रिंकिंग कर रहे हैं एंड देन दे हैव लिटरली किल्ड पीपल। एक पुणे का केस था जिसमें उन्होंने एसे लिखवा के छोड़ दिया था। तो आपने बोला कि हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि पैसे देके क्या हम लीगैलिटीज़ से बच सकते हैं या नहीं? तो आपने बोला नहीं, बट उस केस में आई थिंक वो बच गया। एंड उसके बाद एक और केस आया था जिसमें 2 फ्रेंड्स थे और एक की आई थिंक वो पोर्श कार थी या क्या, एंड ही वाज़ ड्राइविंग इट और उसने भी 2-3 लोगों को उड़ा दिया था एंड ही वाज़ आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो उस पे हमारा जुडिशियल सिस्टम का क्या रहता है? मतलब ऐसे देके छोड़ दो, किसी की जान की कीमत मतलब
ऐसा होता है कि जो अंडर एज होते हैं ना, तो उनके एक एक्ट अलग से बना हुआ है, मतलब कि ये सारी जितनी भी एक्ट्स हैं ना, आईपीसी आपकी हो गई या और कोई एक्ट है, वो उस पे लगती ही नहीं है। उसके लिए अलग एक्ट लगी हुई है जो अंडर एज को रेगुलेट करती है, जो जितने भी जुवेनाइल है उसके लिए एक अलग से एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो उसके अंदर सब कुछ अलग से एलैबोरेटेड है कि इसको इतनी सजा होगी या इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर आपकी कस्टडी में आता है जुवेनाइल कोई भी, उनके लिए अलग से कोड बनी हुई है जुवेनाइल के लिए। तो हम ये देखते हैं कि 90-95% केसेस में बरी हो जाते हैं, एक्विट हो जाते हैं जो जुवेनाइल है, उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि वो बहुत ही इतना हार्श नहीं है वो एक्ट कि उनको जो एक मेजर है, उतनी जितनी पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो जितने भी जुवेनाइल के केसेस होते हैं, ये बहुत ही देखे जाते हैं लीनियंसी से देखे जाते हैं कि इनको उसी बेसिस पे ही छोड़ दिया जाता है। लीनियंसी के बेसिस पे ही छोड़ दिया जाता है कि जैसे वो वाले केस में आप बता रहे हो कि 800 वर्ड्स का एसे लिखवा के छोड़ दिया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मे बी इन कमिंग टाइम्स, जैसे पहले 18 थी एज जुवेनाइल की, अब 16 हो गई है। तो मे बी इन कमिंग इयर्स वो 14 हो जाए या 12 हो जाए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एज कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो अगर 14 इयर्स का बच्चा है, वो कोई ऐसा क्राइम कर रहा है कि जो 18 इयर्स का उस एज के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिकली जो जुवेनाइल की एज है वो कम हो जानी चाहिए। सो वी कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग इयर्स कि वो जो जुवेनाइल की एज है वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जो उनके लिए पनिशमेंट है या उनके लिए लॉज बने हुए बहुत ही लीनियंट उस पे बने हुए हैं। एंड नेहा, जो सोशल मीडिया होता है वो आपके केसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है? इफ़ वी सेम मैट्रिमोनियल की बात करते हैं, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपका सोशल मीडिया की जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करते हो, वो डायरेक्टली आपके केस पे, अगर आपके स्पाउस को वो चीज़ पता लग गई है, तो वो उसको कोर्ट में लगाएगा ही लगाएगा 200%। अगर आपने मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है और यहाँ पे आप कह रहे हो जी मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, आप मुझे मेंटेनेंस दो, हस्बैंड से क्लेम कर रहे हो मेंटेनेंस, जो एक वाइफ है, और वहाँ आप सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी पिक्चर्स डाल रहे हो कि बड़े ही आप लाइफ़स्टाइल आपका बहुत अच्छा है, या आप महँगी गाड़ियों में घूम रहे हो, या आप महँगे रेस्टोरेंट्स में घूम रहे हो। आप अगर सोशल मीडिया पे ये दिखाओगे, तो वो डायरेक्टली आपके केस को अफ़ेक्ट करेगा। आपके हस्बैंड जो है वो 1 मिनट में लाके वो प्रूफ जो है वो कोर्ट में एविडेंट कर देंगे उसको। तो वो सोशल मीडिया जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, या फिर आप ऐसी कोई पिक्चर्स डाल रहे हो कि आप किसी और पार्टनर के साथ हो या उसके साथ घूम फिर रहे हो, तो वो आपकी वहाँ पे एडल्टरी शो हो जाएगी कि ये तो जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है। तो ये चीज़ें ये और ये केसेस में भी होता है? कोई क्रिमिनल हाँ, केस है डेफ़िनिटली क्या? डेफ़िनिटली होता है कि अगर आपकी कोई प्रेज़ेंस दिखानी है आपने, जैसे हम कोई और केस की बात करें, तो उसमें यूजुअली क्या मैटर करता है कि ये पर्सन उस टाइम पे उस क्राइम सीन पे प्रेज़ेंट था या नहीं था। तो ये वहाँ पे आप इस चीज़ को उठा के वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर दीज़ इनसाइट्स नेहा। सो फार इट्स बीन वंडरफुल। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड। आई विल बी गिविंग यू वेरी क्वर्की क्वेश्चंस। आपको जो भी वन वर्ड आंसर लगे आप उसमें बता सकते हो। सो इफ वन लॉ दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट वुड दैट बी? There should be more laws in favor of the men's. Okay, fantastic. Matrimonial cases or criminal cases, which case would you prefer? Matrimonial. Matrimonial, okay. Which area of law do you think has more money? Criminal. Criminal, okay. मतलब criminal ज़्यादा पैसे देते हैं हमें चाहते कि one common reason for divorces these days. It has to be adjustment and understanding. Okay, that's the basis for divorce. Yes. मतलब there is no understanding between the parties and there is no adjustment, तो divorce ही होना है उसमें तो फिर. Can a woman claim her husband's property after death? Yes, she can claim if there's husband has not left any will, तो she can claim. Okay, she becomes the legal heir. Yeah, in the class 1 legal heir. Okay. If there are children also, तो they can also claim. One legal myth that you would like to bust for the audience. आई सीन मैट्रिमोनियल ओनली, ऐसा लगता है कि वाइफ जब एक केस फाइल करती है अपने हस्बैंड के ऊपर, कोई भी मैट्रिमोनियल केस फाइल करती है, तो उनको ये मिथ होता है कि शायद हमारे हस्बैंड को जेल हो जाएगी, जेल पहुंच जाएंगे वो, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है। Thank you so much, Neha, for joining me on this episode. It's been extremely wonderful having you here. सेम हियर। Okay, so if you like this episode, make sure that you like, share, and subscribe. And stay tuned for the next one.